हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अनूप केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हमारा मोल कंसेप्ट का 4th वीडियो होगा। पिछले 3rd वीडियो के अंदर में हमने पढ़ लिया था रासायनिक संयोजन के नियम में शुरुआत के 2 नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर संगठन का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? लवोसिए ने। और स्थिर संगठन का जो नियम था वो दिया था आपका जोसेफ प्राउस्ट ने। ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि जो किसी भी भौतिक या फिर रासायनिक प्रक्रम के दौरान अभिकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था स्थिर संगठन का नियम। इसमें कहा था कि कोई भी जो शुद्ध यौगिक है वो जिन तत्वों से मिलकर बना है उन तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, सदैव समान रहता है, नियत रहता है, चाहे हम उसे किसी भी विधि से बनाएं या किसी भी स्रोत से प्राप्त करें। ठीक है। आज हम हमारा तीसरा नियम पढ़ेंगे। इसे अपन बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है। जैसा कि मैं पहले एक रे डायग्राम में बता चुका था कि इसको देने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? जॉन डाल्टन साहब। कौन थे? जॉन डाल्टन साहब। तो जॉन डाल्टन साहब ने क्या कहा है, क्या नियम दिया है? उन्होंने कहा है कि यदि कोई 2 तत्व, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कोई 2 तत्व परस्पर क्रिया करके, कोई 2 तत्व परस्पर क्रिया कर 2 से अधिक यौगिक, 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो किसी एक तत्व का द्रव्यमान स्थिर रखा जाए, किसी एक तत्व का द्रव्यमान स्थिर रखा जाए तो दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में सरल अनुपात होता है, सरल अनुपात होता है। ठीक है। कोई 2 तत्व परस्पर क्रिया करके 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो यदि हम किसी एक तत्व का द्रव्यमान स्थिर रखें तो दूसरे जो तत्व हैं उनके द्रव्यमानों में क्या होगा? एक सरल अनुपात होगा। ठीक है। हम इसको, मैं आपको 3 एग्जाम्पल समझाता हूँ। ठीक है। आइए 3 एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। ठीक है। हमारे पास क्या है? एक कार्बन है और एक हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है। तो ये 2 प्रकार के यौगिक बनाता है, CO और CO2। बात सही है ना? कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं और 2 से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं। ठीक बात है। चलिए, तो मैं पहले बात करता हूँ CO के अंदर में। किसमें बात करता हूँ? CO। ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है। कार्बन का भार कितना है? 12। ऑक्सीजन का भार कितना है? 16। बात ठीक है। अब मैं बात करता हूँ CO2 के अंदर में। तो CO2 में देखेंगे ये कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। कार्बन का भार कितना है? 12 और ऑक्सीजन का एक का होता है 16 का, तो 2 का हो जाएगा 32। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो कार्बन है 12, यहाँ भी कार्बन जो है 12, यानी इसका जो द्रव्यमान है वो स्थिर हो गया है। किसी एक तत्व का द्रव्यमान स्थिर रखा जाए, 12 ग्राम है, 12 ग्राम है। ठीक है। तो दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में सरल अनुपात होगा, यानी यहाँ पर एक तो 16 है, यहाँ पर ये 32 है, इसका सरलतम अनुपात क्या होगा? 1:2। तो आप देखेंगे तो जो दूसरा तत्व है ऑक्सीजन, उनमें जो रेशो होगा वो एक सिंपल रेशो होगा, सरलतम अनुपात होगा 1:2 होगा। बात ठीक है? कोई दिक्कत बोलो? कार्बन और ऑक्सीजन 2 तत्व हैं। कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? 2 तत्व हैं। ठीक है। दोनों क्रिया करते हैं और 1 से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं। एक बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। बात ठीक है। हम कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन देखते हैं 12 ग्राम है, हम कार्बन डाइऑक्साइड में देखते हैं कार्बन 12 ग्राम है। ठीक है। यानी इनके द्रव्यमान को क्या कर दिया गया है? कांस्टेंट। फिर जो दूसरा वाला जो तत्व है ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन,
उनका जो भार है उसमें अगर अनुपात निकालोगे तो अनुपात क्या निकलेगा, सरल अनुपात निकलेगा। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ऐसे कोई तीसरा होता तो 16 तिया 48 ऐसा आता। ठीक बात है। अगला पढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, क्रिया करते हैं, दो प्रकार के यौगिक बनाते हैं, H2O और H2O2, पानी और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है भाई, ये दो तत्व हैं, आपस में क्रिया करते हैं, एक से अधिक प्रकार के अणु बनाते हैं, H2O यानी जल, H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, आओ देखो हम यहाँ पर पानी की बात करें, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें। हाइड्रोजन का भार कितना है, हाइड्रोजन का जो भार है यहाँ पे कितना है 2, ऑक्सीजन का कितना है 16, अनुपात निकालोगे 1:8। बात ठीक है। हम देखते हैं इस H2O2 में, ठीक है, हम किस में देखते हैं H2O2 में, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन। बात ठीक है। हाइड्रोजन का कितना है 2, हाइड्रोजन का कितना है 2 है और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। बात ठीक है। अनुपात निकालोगे 1:16 निकल के आएगा। तो अब आप देखेंगे कि ये और ये दोनों कांस्टेंट हो गए, पानी में और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में दोनों में हाइड्रोजन का जो भार है वो क्या है, स्थिर है। तो अब अपन दूसरे में देखेंगे तो 8:16 यानी 1:2। आप देखेंगे कि दूसरा जो तत्व है ऑक्सीजन, उसमें अनुपात क्या निकल के आ रहा है, सरल अनुपात निकल के आ रहा है, 1:2 अनुपात निकल के आ रहा है। बात ठीक है। तो दो छोटे छोटे एग्जाम्पल से अगर अपन एक बड़ा एग्जाम्पल करें, ठीक है, आइए देखिए, अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो एक से अधिक प्रकार के अणुओं का निर्माण करते हैं, एक से अधिक प्रकार के। ठीक है, कौन कौन सा है, एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, एक होता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक होता है N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये 5 प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, आइए चलिए अपन इन सब के अंदर में अनुपात निकालेंगे। ठीक है, पहले नाइट्रस ऑक्साइड, देन नाइट्रिक ऑक्साइड, देन N2O3, देन N2O4, देन N2O5। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन का भार, यहाँ ऑक्सीजन का भार, राइट। ठीक है, आइए देखिए, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, एक का होता है 14, दो का होता है 28 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर 14 ग्राम, यहाँ पर 28 ग्राम, यहाँ पर 28 ग्राम, यहाँ पर 28 ग्राम। दिक्कत कहाँ आ रही है केवल एक में, तो मैं क्या करूँ, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। मैंने क्या कहा, स्थिर रखा जाए, एक तत्व का द्रव्यमान क्या रखा जाए, स्थिर। तो जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। बात ठीक है। इन सब के भार को क्या कर दिया गया है, कांस्टेंट। अब आ जाइए ऑक्सीजन पे, एक O है 16 ग्राम, 2 O है 32 ग्राम, 3 है 16 तिया 48, 4 है 16 चौक 64, 5 है 16 पंजे 80। बात ठीक है। तो आप देखेंगे जब दो तत्व परस्पर क्रिया करके एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो किसी एक तत्व का द्रव्यमान यदि स्थिर रखा जाए तो दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होता है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80। यानी दूसरा वाला जो एलिमेंट है उसके भारों में क्या निकलेगा, अनुपात, एक सरल अनुपात निकलेगा। इसे अपन बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। आगे ना बात समझ में बहुत सिंपल है। देने वाला बंदा कौन है, आपका जॉन डाल्टन साहब। वो क्या बोलता है कि यदि कोई दो तत्व हैं परस्पर क्रिया करके 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं और अगर हम किसी एक तत्व का द्रव्यमान कांस्टेंट रखें तो दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में क्या होगा, एक सरल अनुपात होगा। इसको अपन गुणित अनुपात का नियम बोलते हैं। गुणा हो गया ना भाई, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, है कि नहीं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो ऐसा इसको अपन बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। आ गया समझ में, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा नियम, रासायनिक संयोजन के नियम में ये हमारा तीसरा नियम था। ठीक है, अब रासायनिक संयोजन के नियम में हम पढ़ते हैं चौथा नियम। ठीक है, चौथा जो नियम है वो कौन सा है, वो है तुल्य अनुपात का नियम।
ठीक है, कौन सा है वो? तुल्य अनुपात का नियम, राइट। इसे अपन बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ठीक है, देने वाले बंदे कौन थे? रिचटर। कौन थे बंदे देने वाले? रिचटर थे। ठीक है भाई, कौन थे ये? रिचटर थे। ठीक है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, क्या है, थोड़ी सी टिपिकल है लेकिन अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, यदि दो भिन्न तत्व, यदि दो भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व से क्रिया कर अलग अलग यौगिक बनाते हैं तो उन दोनों तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, तो उन दोनों तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर होता है या समान होता है, या पूर्ण गुणज होता है, या पूर्ण गुणज होता है, जिसमें कि दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, आपस में संयोजित होते हैं, अभिक्रिया करते हैं या जुड़ते हैं। ठीक है, ये एक नियम है। यदि दो भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व से क्रिया कर अलग अलग यौगिक बनाते हैं तो उन दोनों तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात समान होता है या पूर्ण गुणज होता है, जिसमें कि दोनों आपस में संयोजित होते हैं। ठीक है, इसको अपन एक ट्रायंगल से समझते हैं। थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन यहाँ रहेगा तो पक्का समझ में आएगा, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा तो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास एक कार्बन है, यहाँ पर मेरे पास एक हाइड्रोजन है। दो तत्व हो गए, दो भिन्न तत्व, दो भिन्न तत्व हो गए। ठीक है भाई, किसी तीसरे तत्व से यानी ऑक्सीजन से क्रिया करके अलग अलग यौगिक बनाते हैं। अगर कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? CO2। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? पानी। आगे बात समझ में? अभी हम इसको नहीं करते हैं, अभी इतना देखते हैं। ठीक है, चलिए CO2 में, ठीक है ना, मैं बात करता हूँ CO2 की, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात देखिए। कार्बन कितना है यहाँ पर? 12 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 1 का 16, 2 का 32 ग्राम। अनुपात निकालो, सरल करो, 4 तिया 12 और 8 चौक 32, 3। ठीक है भाई, 4 तिया 12 और 4 अठे 32, 3:8 है। ओके, चलो हमारे पास यहाँ पर कौन है? पानी, राइट। ये हमारे पास क्या है? पानी। पानी में हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 16 है। अनुपात निकालो, 1:8 निकल के आएगा। कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, दो भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व से क्रिया करके अलग अलग यौगिक बनाते हैं। अलग अलग यौगिक बना लिए तो उन दोनों तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात समान होगा। दोनों तत्व का अनुपात देखो भाई, कार्बन हाइड्रोजन क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? मीथेन बनाएंगे। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? तो अब जरा आप इस कार्बन और हाइड्रोजन का अगर हम अनुपात देखें तो कार्बन का होता है 12 ग्राम, हाइड्रोजन 4 है तो कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। अनुपात निकालोगे 3:1। बोलो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है भाई। तो अब आप देखें, यहाँ पर कार्बन का कौन सा है? 3। यहाँ पर कार्बन का कौन सा है? 3। यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या है? 1। यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या है? 1। तो आप देखेंगे कि जब दो तत्व किसी तीसरे एलिमेंट से क्रिया कर यौगिक बनाते हैं, ठीक है भाई, तो उन दोनों तत्वों से जो यौगिक बनता है उनके द्रव्यमानों का अनुपात वही होता है जिसमें कि ये दो अलग अलग यौगिक में अनुपात होता है। देखो, यदि
दो भिन्न तत्व कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन, किसी तीसरे एलिमेंट से क्रिया करते हैं तो वहाँ लिखा है तो उन दोनों तत्वों के द्रव्यमानों, ठीक है भाई, दोनों तत्वों का द्रव्यमान, दोनों तत्व कौन सा है, कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात समान होता है या पूर्ण गुणज होता है, जिसमें कि दोनों आपस में संयोजित होते हैं। यानी इसमें कार्बन का भाग कितना है, 3 भाग, इसमें हाइड्रोजन का भाग कितना है, 1 भाग, 3 भाग 1 भाग, यानी कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का भाग कितना रहा है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 1 है, और ये वाला आपस में समान आ रहा है। तो जो दोनों यौगिक बनते हैं उन दोनों में उन दोनों तत्वों का भार का अनुपात या तो इसके बराबर होता है या फिर इसका सरल गुणा होता है, यानी कि पूर्ण गुणज होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर तो समान आ गया। अब सरल अनुपात कैसे होता है, पूर्ण गुणज कैसे होता है, हम वो और देख लेते हैं। ठीक है भाई, हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। चलिए मैं एक और ट्रायंगल बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं एलिमेंट चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने कार्बन लिया, यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन लिया, यहाँ पर मैंने सल्फर लिया। ठीक है भाई, तो कार्बन अगर सल्फर से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइसल्फाइड, और अगर ऑक्सीजन सल्फर से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मैं पहले कार्बन डाइसल्फाइड में बात कर लूँ। कार्बन अनुपात सल्फर, कार्बन का होता है 12, सल्फर का 1 का होता है 32, तो 2 का कितना हो जाएगा, 64। ठीक है भाई, अनुपात निकाल लो कितना हो जाएगा, 12 एकम 12 है ना, 12 का भाग जाता है क्या इसमें, हाँ 16, नहीं 12 का भाग नहीं जाता, 4 तिये 12, 7 ठीक है ना, 4 तिये 12, 4 एकम 4 और 24, 4 से 24, 3 अनुपात 16। ठीक है भाई, तो कार्बन डाइसल्फाइड में कार्बन और सल्फर के भारों का अनुपात कितना है, 3 अनुपात 16। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर मैं SO2 की बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात निकालूंगा। सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का 1 का 16, तो 2 का कितना हो जाएगा, 32, अनुपात कितना आया, 1 अनुपात 1। ठीक है, आप ध्यान करिए, यहाँ पे कार्बन कितना है, 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन 3 और ऑक्सीजन का 1 आ रहा है। ठीक है ना, कार्बन डाइसल्फाइड में कार्बन का 3 भाग है और SO2 में ऑक्सीजन का 1 भाग आ रहा है। अब दोनों आपस में क्रिया करेंगे, यहाँ पर क्रिया करेंगे तो आपस में क्या बनाएंगे, CO2 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो आप CO2 में देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 1 का 16, तो 2 का कितना हो गया, 32। यानी यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिये 12 और ये 8, 3 अनुपात 8। तो आप देखिए कार्बन तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और ऑक्सीजन कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो CO2 है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का रेशो 3:8 आ गया। ये तो सेम है, और ये क्या हो गया, पूर्ण गुणज हो गया, यानी 1 × 8 8 आ जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि या तो इनका अनुपात समान होता है, द्रव्यमानों का अनुपात समान होता है, या फिर वो पूर्ण गुणज होता है जिसमें कि वो आपस में क्रिया करते हैं। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन अगर आप दिमाग में लगाएंगे तो हो जाएगा। दो भिन्न तत्व हैं, दो भिन्न तत्व कार्बन और हाइड्रोजन हो गया। तीसरे एलिमेंट से क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन हो गया। क्रिया करके अलग अलग यौगिक बनाते हैं, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, तो उन दोनों तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात समान होगा। यहाँ पर कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन, इसका अनुपात, यहाँ पे कार्बन का अनुपात 3, यहाँ पे हाइड्रोजन का अनुपात 1, तो 3 अनुपात 1, या मैं कह दूँ कि 1 अनुपात 3। इसी अनुपात में ये आपस में क्रिया करेंगे या इनका पूर्ण गुणज होगा। तो देखो यहाँ तो अनुपात इनका क्या आ रहा है, समान आ रहा है, 3:1 3:1। यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर कार्बन का कितना है, 3 आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1 आ रहा है, यहाँ पर C और O का 3 अनुपात 8 आ रहा है। मतलब यहाँ पर ये इसका क्या हो गया, पूर्ण गुणज हो गया। ठीक है, जिसमें कि आपस में संयोजित होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है। ठीक है ना, है तो सिंपल, थोड़ा सा बड़ा जरूर है, ठीक है, लेकिन है आसान। तो ये था आपका तुल्य अनुपात का नियम, या इसे अपन बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात, इसे अपन व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी इसको कहा जाता है। ठीक है भाई, तो आज के इस वीडियो में हमने 2 नियम पढ़े। कौन कौन से,
एक तो गुणित अनुपात का नियम और दूसरा तुल्य अनुपात का नियम। तो हमने 4 नियम पढ़ लिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम, आपका गुणित अनुपात का नियम और तुल्य अनुपात का नियम। ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। इसको देखते रहिए, समझते रहिए, अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाइए। और मेरा ये यूट्यूब चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके साथ पढ़ने वाले हैं, जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, उनको ज़रूर कहिए कि भैया या इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।